Welcome all of you to CIB 2022। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको CIB निकालना है तो आपने सिर्फ बुक्स पढ़ना है मैकमिलन की। कोई भी फैंसी नोट्स के पीछे मत जाइए, बुक पढ़िए और आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए ऑपरेशंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नॉर्मली आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी बैंकर्स हैं, आपको पता है कि LC क्या होता है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उसमें पार्टीज क्या क्या है, एप्लीकेंट कौन होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है। तो ठीक है, आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, वो भी आपके मैकमिलन के बुक के साथ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैकमिलन के बुक में क्या दिया गया है। विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल पार्टीज द LC ट्रांजेक्शन ऑपरेट्स बिटवीन टू नेशंस एज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, LC में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, आप सभी को पता है। इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, रीएम्बर्समेंट बैंक, बहुत कुछ होता है। और एग्ज़ाम के हिसाब से ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर LC क्या होती है? LC कौन सी दो पार्टी के बीच में होती है? LC दो पार्टी के बीच में होती है, एक एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी। ठीक है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी, पर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एप्लीकेंट होता है बायर, जिसे कुछ खरीदना हो, और बेनिफिशियरी होता है सेलर, जिसे कुछ बेचना हो। इसे बेनिफिशियरी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एप्लीकेंट जो भी कुछ खरीदेगा वो पैसा किसको देगा? बेनिफिशियरी को। ठीक है, इसलिए सेलर को हम बेनिफिशियरी बोल रहे हैं क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस कीजिए, इस बार निकलना चाहिए पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेंट जो कि है बायर, वो क्या करता है? उसको कुछ चीज़ खरीदनी है। कहाँ से? इंडिया में नहीं खरीदनी है। अगर इंडिया में खरीदना होता तो वो क्या करता है? डायरेक्ट जाता, INR में पेमेंट करता और चीज़ खरीद लेता। पर उसको चीज़ खरीदनी है फॉरेन से, अब्रॉड से, फॉर एग्जांपल US या अमेरिका से। ठीक है, तो उसको पेमेंट तो करना है। पेमेंट वो ऑफकोर्स डॉलर में कर लेगा, INR को US में कन्वर्ट कर लेगा, USD में। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर वो पेमेंट कर भी देगा तो सेलर उसको सामान बेचेगा क्या? और सेम चीज़ सेलर के साथ भी है कि अगर उसने सामान भेज दिया शिप से, फ्लाइट से, जैसा भी हो, बायर पेमेंट करेगा क्या? दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, और इसी ट्रस्ट इश्यू के वजह से एक LC ट्रांजैक्शन वो क्रिएट करते हैं। बीच में बहुत सारी पार्टीज होती है जो क्या करते हैं, जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं, इसीलिए इसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तो देखते हैं अभी एप्लीकेंट क्या करता है। एप्लीकेंट जो भी करे, पर पहले सुनो कि दोनों एप्लीकेंट जो कि बायर है वो सेलर से कांटेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, वो रेट वेट बता देते हैं, सब कुछ उनका क्लियर हो जाता है। पर क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है तो वो क्या करते हैं? LC खोलते हैं। LC कौन खोलेगा? एप्लीकेंट खोलेगा। एप्लीकेंट क्या करेगा? एप्लीकेंट ही क्यों खोलेगा? क्योंकि एप्लीकेंट को ही चीज़ें खरीदना है, उसी को पेमेंट देना है, इसीलिए एप्लीकेंट ही क्या करेगा? बैंक जाएगा, जो भी उसका बैंक है वो किसी भी बैंक में जा सकता है और एक LC को इशू करने के लिए बोलेगा। जो भी बैंक LC इशू करती है उसे इशूइंग बैंक कहा जाता है। ठीक है, और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एप्लीकेंट या बायर का एक ही पार्टी होती है, इशूइंग बैंक। इसके अलावा उसका कोई भी पार्टी नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले लाइन में पढ़ा है कि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल पार्टीज द LC ट्रांजेक्शन ऑपरेट्स बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, पर इस केस में एप्लीकेंट और बायर का एक ही पार्टी होता है, इशूइंग बैंक। बाकी सारी जो पार्टीज होती है वो सेलर की होती है या बेनिफिशियरी की होती है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, एप्लीकेंट इशूइंग बैंक के पास गया, उसने एक इशूइंग बैंक ने LC खोला, इसलिए उसको इशूइंग बैंक बोला जाता है। सेकंड चीज़, इशूइंग बैंक, इसको ओपनिंग बैंक भी बोला जाता है क्योंकि ये LC ओपन कर रही है। ठीक है, तो एप्लीकेंट की इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक ऐसी पार्टीज होती है। अब क्या होगा कि अभी इशूइंग बैंक क्या करेगा?
इशूइंग बैंक एलसी सेंड करेगा एडवाइजिंग बैंक को। बेनिफिशियरी को तो डायरेक्ट भेज नहीं सकती क्योंकि वो उसको एक बैंक के साथ ही ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी क्या करता है फिर, एक बैंक चूज़ करता है जो कि उसको एडवाइस करे कि ये एलसी जो इशूइंग बैंक भेज रही है वो करेक्ट है, ऑथेंटिक है। तो उस हिसाब से उस बैंक को हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी पार्टी सुनी है, एप्लीकेंट बैंक, इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक। तो अभी एप्लीकेंट क्या करेगा, बायर क्या करेगा, बायर जाएगा अपने उसके बैंक के पास जो कि एक एलसी इशू करेगी, इसलिए उसको इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अभी इशूइंग बैंक एलसी डायरेक्टली बेनिफिशियरी पे तो ड्रॉ नहीं, ओपन नहीं कर सकती, तो क्या करती है बेनिफिशियरी, क्या करता है उसकी एक बैंक रहती है जिसको एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। एडवाइजिंग बैंक क्यों बोलती है, क्योंकि बेनिफिशियरी डायरेक्टली एलसी पे रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकता है, उसे कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए, एडवाइस करने वाला चाहिए कि ये जो एलसी ओपन हुई है वो करेक्ट है, ऑथेंटिकेटेड है। तो इसलिए एक एडवाइजिंग बैंक भी होती है। ठीक है, तो अभी तीन पार्टी हो गए, एक एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का बैंक, इशूइंग बैंक जो कि एलसी ओपन करके एडवाइजिंग बैंक को दे रही है, और चौथी पार्टी एक बेनिफिशियरी। ठीक है, एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और बेनिफिशियरी, ये चार पार्टीज अभी तक हो गई है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं कि और क्या क्या पार्टीज आती हैं। ये आपको हर बार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे द बायर एंड द सेलर एंटर इनटू अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड एट स्पेसिफाइड रेट बट एग्री टू कवर ट्रांजैक्शन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बायर को कुछ खरीदना है, सेलर को कुछ बेचना है, वो रेट वेट फिक्स कर देते हैं, पर दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, द बायर इन कंट्री ए। ठीक है, एप्लीकेंट या ओपनर। ओके, तो बायर को एप्लीकेंट या ओपनर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एलसी ओपन करवाता है अपने बैंक से। रिक्वेस्ट इज बैंक टू ओपन एलसी इन फेवर ऑफ सेलर इन कंट्री बी। ठीक है, सेलर को तो बेनिफिशियरी कहा जाता है और कोई नाम नहीं है उसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि द बायर्स बैंक दैट इज ओपनिंग बैंक, इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक बोल सकते हैं बायर्स के बैंक को, issues the LC and send the same to the beneficiary in country B through its own branch or correspondent bank। ठीक है, बेनिफिशियरी के बैंक के थ्रू भी एलसी को भेज सकते हैं, या उसकी ब्रांच अगर फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच यूएस में है तो उसके खुद के ब्रांच के थ्रू भी एलसी सेंड कर सकते हैं। एडवाइजिंग बैंक इन कंट्री बी एडवाइजेज द एलसी टू बेनिफिशियरी आफ्टर ऑथेंटिकेटिंग द सिग्नेचर और स्विफ्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बेनिफिशियरी है, जो सेलर है, उसको वो एक बैंक को अपॉइंट करता है जो उसको एडवाइस करे कि एलसी जो है सही है, ऑथेंटिकेटेड है, सब कुछ उसमें फुल प्रूफ है, कोई उसके साथ धोखा नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से उसे एडवाइजिंग बैंक कहते हैं क्योंकि वो सेलर को एडवाइस करती है। अभी फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इफ द सेलर डिजायर्स फॉर एलसी टू बी कंफर्म बाय सम बैंक इन हिज ओन कंट्री, normally the advising bank agrees to do so at the request of opening bank and as per the arrangement and on behalf of the opening bank. Now the advising bank would also be called confirming bank। ठीक है, कन्फर्मिंग बैंक थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर सेलर को, ये जो कि बेनिफिशियरी है, उसको अगर डाउट आए बायर के बैंक पे, एप्लीकेंट के बैंक पे, कि समझो वो कोई छोटा बैंक है, तो वो क्या चाहता है कि वो एडवाइजिंग बैंक पे, जो कि सेलर का बैंक है, एडवाइजिंग बैंक के एडवाइस पे वो भरोसा नहीं रखता है, उसको कन्फर्मिंग बैंक भी चाहिए। कन्फर्मिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक में क्या फ़र्क है, कन्फर्मिंग बैंक उसको पेमेंट कन्फर्म कर देगा एनी हाउ, एडवाइजिंग बैंक पेमेंट नहीं देगा। पर एडवाइजिंग बैंक भी कन्फर्मिंग बैंक हो सकती है, जो बैंक उसको पेमेंट देगा वो कन्फर्मिंग बैंक हो गई। ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर बायर का बैंक छोटा हो तो ये कन्फर्मिंग बैंक का सिस्टम लागू होता है।
ठीक है, ये भी पढ़ लो। द सेलर नाउ प्रिपेयर्स द गुड एंड शिप्स देम as per the instruction in the LC and submits the document for in LC to the negotiating bank, which examines the same and if found to be in conformity with the LC, negotiates the document and pays the beneficiary. This bank now becomes a negotiating bank. By this act of negotiation, become rightful owner of the documents and claimant the amount under LC for opening and issuing. ठीक है, तो और एक बैंक आ गई है नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक फॉर एग्जांपल अगर सेलर जो है वो किसी और बैंक के पास जा रहा है, उसको ना एडवाइजिंग बैंक चाहिए ना उसको कंफर्मिंग बैंक चाहिए, उसको एक ऐसा बैंक चाहिए जो उसके ही शहर में हो, उसके ही लोकेलिटी में हो और जो उसको झट से पेमेंट दे दे, भले ही कुछ कम पेमेंट दे दे। समझो उसका 100 रुपये का पेमेंट आ रहा था, उसमें से नेगोशिएट करके 5 रुपये ये नेगोशिएट बैंक खुद रख लेगा और उसको सिर्फ 95 रुपीज़ का ही पेमेंट देगा, पर झट से दे देगा। तो ऐसे उस बैंक को नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं। ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है। इन केस ऑफ कन्फर्म LC, बेनिफिशियरी सबमिट्स द डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर LC टू कन्फर्मिंग बैंक, which examine the same and if found confirm with LC, negotiates document and pays to the beneficiary. This bank now steps in the shoes of issuing bank, becomes the rightful owner of the issuing bank. ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला वही है। ठीक है, the negotiating confirming bank dispatches the documents to the opening bank. Claimant refunds from amount paid to the beneficiary from the reimbursement bank. अच्छा, रीएम्बर्सिंग बैंक क्या होता है? रीएम्बर्सिंग फॉर एग्जांपल अभी जो बायर है उसका तो ये है, क्या बोलते हैं, इशूइंग बैंक है और पेमेंट उसको या तो एडवाइजिंग बैंक को करेगा, कंफर्मिंग बैंक को करेगा या जिसको भी करेगा, पर उस बैंक के साथ उसका नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट होना ज़रूरी है। और इन बैंक के पास अगर उसका नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट नहीं हो तो वो एक ऐसा बैंक ढूंढेगा जिसके साथ उसका डीलिंग रहे नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट में और उस बैंक के थ्रू वो पेमेंट कराएगा, यानी सेलर को रीइंबर्समेंट दिलाएगा। तो उस बैंक को रीइंबर्सिंग बैंक कहेंगे। तो कितनी पार्टीज हो गई अभी हमारी? एक है रीइंबर्सिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक। ठीक है, छोटा सा चैप्टर, ये तो एक लॉजिक है। अगर आपको इतना लॉजिक समझ में आए तो आगे के इसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे हम, जो कि बहुत इजीली और अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का प्रिपेयर करता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। तो अभी एप्लीकेंट क्या करेगा, बायर क्या करेगा? बायर जाएगा ये अपने उसके बैंक के पास जो कि एक LC इशू करेगी, इसलिए उसको इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अभी इशूइंग बैंक LC डायरेक्टली बेनिफिशियरी पे तो ओपन नहीं कर सकती, तो क्या करती है, बेनिफिशियरी क्या करता है, उसकी एक बैंक रहती है जिसको एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। एडवाइजिंग बैंक क्यों बोलती है? क्योंकि बेनिफिशियरी डायरेक्टली LC पे रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकता है, उसे कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए, एडवाइस करने वाला चाहिए कि ये जो LC ओपन हुई है वो करेक्ट है, ऑथेंटिकेटेड है। तो इसलिए एक एडवाइजिंग बैंक भी होती है। ठीक है, तो अभी 3 पार्टी हो गए, एक एप्लीकेंट का बैंक, इशूइंग बैंक जो कि LC ओपन करके एडवाइजिंग बैंक को दे रही है, और चौथी पार्टी एक बेनिफिशियरी। ठीक है, एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और बेनिफिशियरी, ये 4 पार्टीज अभी तक हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या क्या पार्टीज आती हैं। ये आपको हर बार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे द बायर एंड द सेलर एंटर इनटू अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड एट स्पेसिफाइड रेट बट एग्री टू कवर ट्रांजैक्शन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बायर को कुछ खरीदना है, सेलर को कुछ बेचना है, वो रेट वेट फिक्स कर देते हैं, पर दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पे क्या लिखा है, द बायर इन कंट्री ए। ठीक है, एप्लीकेंट या ओपनर,
ओके, तो बायर को एप्लीकेंट या ओपनर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एलसी ओपन करवाता है अपने बैंक से। रिक्वेस्ट इज बैंक टू ओपन एलसी इन फेवर ऑफ सेलर इन कंट्री बी। ठीक है, सेलर को तो बेनिफिशियरी कहा जाता है और कोई नाम नहीं है उसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि द बायर्स बैंक दैट इज ओपनिंग बैंक, इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक बोल सकते हैं बायर्स के बैंक को, issues the LC and send the same to the beneficiary in country B through its own branch or correspondent bank। ठीक है, बेनिफिशियरी के बैंक के थ्रू भी एलसी को भेज सकते हैं या उसकी ब्रांच अगर फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच यूएस में है तो उसके खुद के ब्रांच के थ्रू भी एलसी सेंड कर सकते हैं। एडवाइजिंग बैंक इन कंट्री बी एडवाइजेज द एलसी टू बेनिफिशियरी आफ्टर ऑथेंटिकेटिंग द सिग्नेचर और स्विफ्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बेनिफिशियरी है, जो सेलर है, उसको एक बैंक को अपॉइंट करता है जो उसको एडवाइस करे कि एलसी जो है सही है, ऑथेंटिकेटेड है, सब कुछ उसमें फुल प्रूफ है, कोई उसके साथ धोखा नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से उसे एडवाइजिंग बैंक कहते हैं क्योंकि वो सेलर को एडवाइस करती है। अभी फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है द इफ द सेलर डिजायर्स फॉर एलसी टू बी कंफर्म बाय सम बैंक इन हिज ओन कंट्री, normally the advising bank agrees to do so at the request of opening bank and as per the arrangement and on behalf of the opening bank। Now the advising bank would also be called confirming bank। ठीक है, कन्फर्मिंग बैंक थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। क्या होता है कि नॉर्मली अगर सेलर को ये जो कि बेनिफिशियरी है उसको अगर डाउट आए बायर के बैंक पे, अप्लीकेंट के बैंक पे, कि समझो वो कोई छोटा बैंक है, तो वो क्या चाहता है कि वो एडवाइजिंग बैंक पे जो कि सेलर का बैंक है, एडवाइजिंग बैंक के एडवाइस पे वो भरोसा नहीं रखता है, उसको कन्फर्मिंग बैंक भी चाहिए। कन्फर्मिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक में क्या फ़र्क है? कन्फर्मिंग बैंक उसको पेमेंट कन्फर्म कर देगा एनी हाउ, एडवाइजिंग बैंक पेमेंट नहीं देगा। पर एडवाइजिंग बैंक भी कन्फर्मिंग बैंक हो सकती है, जो बैंक उसको पेमेंट देगा वो कन्फर्मिंग बैंक हो गई। ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर बायर का बैंक छोटा हो तो ये कन्फर्मिंग बैंक का सिस्टम लागू होता है। ठीक है, ये भी पढ़ लो। द सेलर नाउ प्रिपेयर्स द गुड एंड शिप्स देम as per the instruction in the LC and submits the document for in LC to the negotiating bank, which examines the same and if found to be in conformity with the LC, negotiates the document and pays the beneficiary. This bank now becomes a negotiating bank. By this act of negotiation, become rightful owner of the documents and claimant the amount under LC for opening and issuing। ठीक है, तो और एक बैंक आ गई है नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक फॉर एग्जांपल अगर सेलर जो है वो किसी और बैंक के पास जा रहा है, उसको ना एडवाइजिंग बैंक चाहिए ना उसको कंफर्मिंग बैंक चाहिए, उसको एक ऐसा बैंक चाहिए जो उसके ही शहर में हो, उसके ही लोकेलिटी में हो और जो उसको झट से पेमेंट दे दे, भले ही कुछ कम पेमेंट दे दे। समझो उसका 100 रुपये का पेमेंट आ रहा था, उसमें से नेगोशिएट करके 5 रुपये ये नेगोशिएट बैंक खुद रख लेगा और उसको सिर्फ 95 रुपीज़ का पेमेंट देगा, पर झट से दे देगा। तो ऐसे उस बैंक को नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं। ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है। इन केस ऑफ कन्फर्म एलसी, बेनिफिशियरी सबमिट्स द डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एलसी टू कन्फर्मिंग बैंक, which examine the same and if found confirmed with LC, negotiates document and pays to the beneficiary. This bank now steps in the shoes of issuing bank, becomes the rightful owner of the issuing bank। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला वही है। ठीक है, the negotiating confirming bank dispatches the documents to the opening bank, claimant reimburses from amount paid to the beneficiary from the reimbursement bank। अच्छा, रीइम्बर्सिंग बैंक क्या होता है? रीइम्बर्सिंग फॉर एग्जांपल अभी जो बायर है उसका तो ये है, क्या बोलते हैं, इशूइंग बैंक है और पेमेंट उसको या तो एडवाइजिंग बैंक को करेगा, कन्फर्मिंग बैंक को करेगा,
या जिसको भी करेगा, पर उस बैंक के साथ उसका नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट होना ज़रूरी है। और इन बैंक के पास अगर उसका नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट नहीं हो तो वो एक ऐसा बैंक ढूंढेगा जिसके साथ उसका डीलिंग रहे नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट में, और उस बैंक के थ्रू वो पेमेंट कराएगा, यानी सेलर को रीइंबर्समेंट दिलाएगा। तो उस बैंक को रीइंबर्सिंग बैंक कहेंगे। तो कितनी पार्टीज हो गई अभी हमारी? एक है रीइंबर्सिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, इश्यूइंग बैंक। ठीक है, छोटा सा चैप्टर, ये तो एक लॉजिक है। अगर आपको इतना लॉजिक समझ में आए तो आगे के इसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे हम, जो कि बहुत इजीली और अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का प्रिपेयर करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।